budget year after year, which actions of the following can be taken by government to reduce the deficit? Reducing revenue expenditure, introducing new welfare schemes, rationalizing subsidies, reducing import duty. तो डेफिसिट को अपने को रिड्यूस करना है, तो गवर्नमेंट बेसिकली गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रिड्यूस करना है ना। तो आई थिंक अगर इसमें हम देखें नहीं है क्या, दो तो नहीं होगा, हाँ सेकंड तो पक्का नहीं होना चाहिए, थर्ड होगा। रैशनल, ठीक है करिए। रिड्यूसिंग इंपोर्ट, अभी जो इकोनॉमिक सर्वे में इन्होंने बताया था कि फिस्कल डेफिसिट चाहे जो भी हो, हमें इनकम मतलब स्पेंडिंग बढ़ाना चाहिए। लेकिन वो इसलिए नहीं था कि वो ग्रोथ को बढ़ाने के पर्सपेक्टिव से लिखा था। अगर हमें डेफिसिट घटाना है तो यहाँ पर एक चॉइस दिया हुआ है, उन चॉइस में से हमें चूज करना पड़ता है। तो देखो सेकंड वाला तो नहीं होना चाहिए, थर्ड वाला लग रहा है सबको, थर्ड वाला होना चाहिए इसके अंदर। और फोर्थ वाला बात करें रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी, तो इससे कंट्री के अंदर इम्पोर्ट बढ़ जाएगा, तो जो इंडिया का मतलब डेफिसिट है एक तरीके से वो इंक्रीज होगा इसमें। और फोर्थ आई थिंक ऑप्शन में भी नहीं है इसके अंदर, थर्ड ऑप्शन अकेले एक ही में है। तो फ्री होना चाहिए ना। मोस्टली नंबर 21, so C is the answer. Revenue expenditure is that part of the government expenditure that does not result into creation of assets. Payment of salaries, wages, pensions, subsidies, interest fall in this category as revenue expenditure example. Also note that revenue expenses are incurred by the government. Shashank, I think mic से noise आ रहा है कुछ। Also note that revenue expenses are incurred by the government for its operational needs. The union government revenue expenditure comprises money spent on revenue accounts, the money spent on running its elaborate machinery. All grants given to state and union territories are also treated as revenue expenditure, even if some of these grants can be used for creation of capital assets. In India, the payment of subsidies is also included in revenue expenditure. The central government pays subsidy under three major heads: food subsidy, fertilizer subsidy, fuel subsidy. आई थिंक इंडिया का अगर बजट स्पेंडिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा आई थिंक स्पेंडिंग भी सबसे ज़्यादा तो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, उसके बाद सब्सिडीज हैं, आई थिंक थर्ड नंबर पे शायद सब्सिडीज। तो hence statement 1 and 3 are correct. Statement 2 is incorrect as introducing new welfare schemes will further increase the revenue expense. Next करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मैच करना है लिस्ट में, तो लिस्ट 2 पढ़ देती हूँ। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रिसीट कम है, तो टोटल डेफिसिट हुआ ना ये, ठीक है। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू डेफिसिट। एक्सेस ऑफ टोटल रिसीट लेस एक्सपेंडिचर ओवर बोरोइंग्स, excess of total receipts less expenditure over borrowing. Next expenditure over borrow। थोड़ी लैंग्वेज नहीं अलग है, मतलब आई थिंक ये तो प्राइमरी डेफिसिट होने चाहिए, मैं वो नहीं इंक्लूड करते। हाँ बोरोइंग्स का हटा ली ना, ठीक है। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट्स लेस बोरोइंग्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये आई थिंक बजट डेफिसिट होगा, एक बार क्या एक इफेक्टिव भी तो होता है ना, इफेक्टिव वाला, उसमें आई थिंक शायद वो लोन हटा के कर देते हैं। इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट जो है ना वो सब हटा देते हैं।
तो 1 का ए हो गया, ठीक है। तो आई थिंक 1 का ए क्रैक करते ही सीधा आंसर आ जाता है इसका, सी का। 22 प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट नहीं होता। ए का 3 बोल रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़ ले एक बार। Deficit is the amount by which expense in a budget overreach the earnings. The government deficit is the amount of money in budget set by which government expend overreaches the government's earning amount. So revenue deficit mentions to the surplus of government's revenue expenditure over revenue receipt. ये तो ठीक है, revenue deficit है तो expenditure minus receipt, सिर्फ revenue का. Fiscal deficit is the distinction between the government total expenditure and total receipts, and this excludes borrowing. टोटल है ये, बट इसमें बोरोइंग हटा दोगे तो फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा, और बोरोइंग को टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। यहाँ रेवेन्यू रिसीट्स भी है, कैपिटल रिसीट्स भी है, और जो बोरोइंग हटा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट. It is the amount of money that the government requires to borrow apart from the interest payment on formally borrowed loans. ठीक है, interest payment. और gross primary deficit is equals to gross fiscal deficit minus net interest liabilities. ठीक है. Budget deficit, तो ये तब होगा जब expenses exceed revenue and indicate the financial health of country. Budget deficit is equals to total receipts minus total expenditure. तो बजट में तो चारों कंपोनेंट होते हैं ना, कैपिटल और रेवेन्यू, और उसका भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, तो ये टोटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर होगा बजट डेफिसिट, ठीक है। एक और होता है इफेक्टिव रेवेन्यू, इफेक्टिव डेफिसिट, बजट डेफिसिट था क्या वो? मैंने इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा है, उसमें गवर्नमेंट बजट, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट, इट refers to the excess of government revenue over revenue receipts, ठीक है। तो ये चीज स्टार्टिंग अंडरस्टूड थी। फिजिकल डेफिसिट हो गया टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. This indicates the gap between government expenditure requirement and its receipt, not taking into the account the expenditure incurred on payments on loans taken during the previous year. आई थिंक इसने भी नहीं एक्सप्लेन करा था वो इसके वाला। तो आइडिया है क्या उसका? मृणाल में था, बट अभी मैंने गूगल किया तो वो है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स। तो ग्रांट के लिए जो देते हैं ना कैपिटल असेट्स के लिए, तो इन अ वे तो ये जनरेट ही करेंगे, तो इफेक्टिव रेवेन्यू ये कैपिटल असेट्स को भी कंसिडर कर लेते हैं, तो इफेक्टिव ही बताता है फिर ये।
मतलब एक्चुअल जो रेवेन्यू डेफिसिट है, क्योंकि कैपिटल असेट जो हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन अ वे वो और रेवेन्यू लेके आएगा ना। आई होप आई मेक सेंस। ठीक है, आई थिंक इसको अब देख लेंगे, वाला पॉइंट को डाल देना अगर वो आपको मिल गया। हाँ ठीक है। Next. 20 दर्शन रीजन है और फिस्कल डेफिसिट इज ग्रेटर दैन बजटरी डेफिसिट। बजट तो टोटल होता है ना, टोटल तो होता है। फिस्कल सिर्फ वही होता है, तो इसको हटा दें। Fiscal deficit is the borrowing from the Reserve Bank of India plus other liabilities of government to meet its expenditure. ठीक है, फिजिकल डेफिसिट आई थिंक बड़ा ही होता है ना इससे, बजटरी डेफिसिट से। तो नहीं, बजटरी ज्यादा बड़ा होता है ना। बजटरी तो हम देखते फिस्कल हैं, होगा ना, फिस्कल ज्यादा बढ़ाएगा ना। फिस्कल ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि बजटरी में तो हम पूरा इक्वेट कर देते हैं ना। हमारा बजट में हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जितना हमारे पास पैसा आया है उतना हम यूज भी कर रहे हैं उसे। अच्छा हाँ, उसको नेट कर देते हैं हम बजटरी डेफिसिट को। नेट कर देते हैं। तो आई थिंक ठीक। ये तो ट्रू होगा, ये हम्म, वाला। बट फिजिकल डेफिसिट इज द बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस liabilities of the government to meet its expenditure. आरबीआई से बोरो करता है इसके लिए liability to meet its G6 के रूप में करता होगा ना। करता है। देख लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 23 का यार ये सी लगता है। If A is true but R is false, but A is false but R is true, क्या लिख दिया? मतलब दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। अगर ए सही होगा तो आर गलत होगा, और अगर कभी आर सही हो तो ए गलत होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। हाँ, पहली बार देखा यार स्टेटमेंट। ठीक है, एक बार इसको रीड कर देता हूँ। बजट डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। फिजिकल डेफिसिट इज द सम ऑफ budget deficit plus borrowing and other liabilities. Hence, physical deficit is greater than budgetary deficit. Hence, A is true but R is false. और को false बता रहा है। मृणाल पे कुछ दिया हुआ है। Physical deficit को मैं इसको read कर देता हूँ। A situation of physical deficit is said to happen when government's expenditure exceed the revenue it generates, excluding the money from borrowing. This deficit is different from debt. Debt is actually an accumulation of yearly deficit. तो I think यहाँ पे क्या लिखा था? The borrowing of the Reserve Bank of India plus other liabilities government to meet its expenditure. हाँ, ठीक है, तो मतलब इसका भाई ये बेसिकली मतलब यही है कि जो हमारा जो टोटल बजट एक्सपेंडिचर है उसमें से अगर हम बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर दें तो जो मिलता है वो फिजिकल डेफिसिट है। हम यहाँ स्टेटमेंट में वो बोरोइंग को ही इक्वेट करा था, तो आई थिंक मे बी उस सेंस में गलत है ये, है ना? चलता है नंबर 24।
In India, deficit financing is used for raising resources for economic development, redemption of public debt, adjusting the balance of payment, reducing the foreign debt. C. आई थिंक ए होना चाहिए ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ वही होना चाहिए। अभी भी बात चल रही है ना कि डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी चाहिए उन्हें, नहीं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। 24 का ए है डेवलपमेंट। So, deficit spending is the amount by which spending exceeds the revenue over a particular period of time, also simply called deficit or budget deficit. Purpose of deficit finance: to overcome the problem of lack of funds for speeding up countries' economic development. Hence, option 1 is correct. Promote additional investment in country to side away the adverse impact of depression of the country. डिप्रेशन के टाइम सजेस्ट किया जाता है मेथड। टू अरेंज फंड फॉर ensuring the holistic development of country, to arrange fund for unforeseen events and arrange resources for wartime expenditure, then to upgrade the infrastructure of the country so that taxpayers of the country are convinced that tax paid by them is spent in the right thing. Question number 25. पिछले क्वेश्चन में जो ए स्टेटमेंट था वो गलत था ना? ये 24 में पिछले वाले में हम्म ये मतलब assertion कह रहा है क्या? हम्म assertion तो ठीक है ना, फिजिकल डेफिसिट बड़ा ही होता है बजटरी डेफिसिट हमेशा। हमेशा। ओके। मतलब बजटरी डेफिसिट को हमेशा जीरो करने की कोशिश रहती है कि सरकार को ये दिखाना रहता है कि जितना पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं उतना हमारे पास आ भी रहा है। अब उसमें वो बोरोइंग से ला रहे हैं या और किसी तरीके से ला रहे हैं वो अलग बात है। तो बजटरी डेफिसिट वो एक नेट अमाउंट है, तो उस नेट अमाउंट को जीरो करना ही चाहते हैं, तो फिजिकल डेफिसिट हमेशा थोड़ा बड़ा ही होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। यार बट बजटरी डेफिसिट तो उससे पहले काउंट होता है ना। अगर हम नेट बजटरी डेफिसिट कब होगा? जब डेफिसिट एक्चुअली काउंट करें, अगर हम एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, तो इसमें हम नेट थोड़ी काउंट कर रहे हैं कि उसको हमें बराबर करना है, जीरो करना है। नहीं यार देखो, बजटरी डेफिसिट मतलब जो बजट हम पार्लियामेंट के अंदर पेश कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। अगर वो ये कहती है कि हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 100 करोड़ का और वो दिखा रहे हैं रेवेन्यू हमारे पास सिर्फ 20 करोड़ का है या 50 करोड़ का ही रेवेन्यू है, तो बाकी 50 करोड़ कहाँ से लाएंगे, वो कहाँ दिखाएंगे उन्हें? तो वो चीज़ वो बोरोइंग करेंगे उसके लिए ना। तो जब वो बोरोइंग करेंगे तो वो उसको रेवेन्यू साइड में तो दिखाएंगे कि हम मतलब वो सॉरी कैपिटल साइड में दिखाएंगे वैसे तो, लेकिन उसको रिसीट साइड में दिखाएंगे कि ये पैसा हमारे पास आया है। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर जब बजटरी डेफिसिट में करते हैं ना तो वो जीरो आना चाहिए। ठीक है। नहीं तो वो शॉर्टफॉल हो जाएगा तो फिर वो क्या बोलेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा, तो वो चीज़ बतानी पड़ेगी। तो चक्कर में बजट डेफिसिट जो है वो जीरो रहना चाहिए। और यही फिस्कल में क्या होगा अगर हम बोरोइंग को माइनस कर देंगे तो? हाँ, बोरोइंग नहीं है, मतलब ये वो दिखाता है कि कंट्री की एक्चुअल सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है कंट्री की, वो आपको फिजिकल डेफिसिट देख के ही पता लगेगी। ठीक है कि किसी ने मतलब उसको रेवेन्यू आ ही नहीं रहा और वो लोन पे लोन लेके चलाया जा रहा है, वो एक सिचुएशन काफ़ी डेंजरस हो सकती है। तो फिजिकल डेफिसिट होता है किसी भी कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है फिजिकल डेफिसिट। और लास्ट वाला, प्राइमरी में इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं होते। इंटरेस्ट मतलब ट्रांसफर पेमेंट्स ना, जो वन साइडेड हम लोन या क्रेडिट देते हैं। नहीं वो वाला नहीं, वन साइडेड नहीं। मतलब उसमें क्या होता है कि सपोज मेरी नई गवर्नमेंट आई है एनडीए की, ठीक है। कांग्रेस ने इस पहले बिल्कुल बेड़ा गर्क कर रहा था, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो है हमारा जो जो सिचुएशन है हमारी गवर्नमेंट की वो बेटर है एज कम्पेयर टू लास्ट गवर्नमेंट, ठीक है।
तो उसके लिए उन्होंने प्राइमरी डेफिसिट वाला कंसेप्ट रख रखा है कि ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है ये हमारी वजह से नहीं, ये पिछली गवर्नमेंट की वजह से, ठीक है। तो उस तरीके से एक बेटर तो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए प्राइमरी डेफिसिट कुड बी अ गुड इंडिकेटर। अच्छा, ठीक है। इंटरेस्ट माइनस कर देते क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है ना वो लेगेसी होता है कि वो पुरानी गवर्नमेंट की वजह से वो इंटरेस्ट आया रहा। पुराने लोन्स जो लिए हुए होते हैं। करेक्ट, ठीक है, ठीक है। थैंक्स। नेक्स्ट है टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन लास्ट डिकेड। स्टेडीली आया हुआ है तो मुश्किल लग रहा है। बट टैक्स रेवेन्यू भी है, ठीक है, स्टेडीली डाउटफुल मान के चलते हैं। तो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट रहा है ना हमारा टैक्स रेवेन्यू। स्टैग्नेंट रहा है। हाँ, मतलब ऐसा है कि 8 to 10% के बीच हमेशा होवरिंग किया है, अभी फिलहाल 12% है सर। ठीक है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन लास्ट डिकेड। ऑप्शन में कुछ है क्या? नीदर वन नीदर टू कुछ है क्या? ये तो भाई 1 and 1 2 है ना। हम्म, सेकंड तो पक्का फिस्कल गलत है। डेफिसिट तो कम ही हुआ है ना थोड़ा। हाँ सही बोला, सेकंड डेफिसिट कम ही हुआ है और फिर स्टेडीली वर्ड भी डाल दिया है, तो पक्का ही गलत है। और आई थिंक टैक्स रेवेन्यू की जहाँ तक बात है, शक्तिमान कह रहा है कि वो 1 से 10 के बीच में रहा है। आई थिंक फिर ये भी गलत हो जाना चाहिए, तो आई थिंक दैट देन इट शुड बी ईदर वन ईदर टू। क्वेश्चन नंबर 25 ऐसा ही है। The above graph represent the tax revenue as percentage of GDP. It is clear that statement 1 is wrong. ग्राफ तो दिख नहीं रहा है बट आई थिंक आइडिया लग रहा होगा कि स्टेडीली इसको नहीं हो रहा, ठीक है। और सेकंड अगेन फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो वो भी स्टेडीली ना तो इंक्रीज हुआ था ना डिक्रीज हुआ है, तो ये एक आइडिया है। 2011 से डिक्रीज हो रहा है ना? 11 में डिक्रीज हुआ है, हाँ सही कह रहे हैं। तो ये स्टेडीली डिक्रीज ही हो रहा है ना, ग्राफ में तो दिख रहा है ऐसा। तो अगर 21 में क्वेश्चन आता है लास्ट डिकेड का तो ये पूरा डिकेड नहीं दिखा रहा है, ये हाँ अभी नहीं तक दिख रहा, आगे वाला दिख 15 और आई थिंक अच्छा, 15 जब 16 क्वेश्चन आया था ना, क्वेश्चन आया रहा होगा ना जिस ईयर में, उस ईयर के हिसाब से उसने ये ग्राफ बनाया है। और अभी भी आई थिंक कोरोना का वो टाइम इंक्लूड कर लें तो आई थिंक इंक्रीज ही हुआ है ये, तो ना तो स्टेडीली डिक्रीज हो रहा है ना स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है, तो कह नहीं सकते। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। budget and FRBM. So FRBM review committee report has recommended a debt to GDP ratio of 60% for general combined government by 2023, comprising 40 for the central and 20 for the state. ये तो हमने देखा था ना? हाँ ये देखा था। 20 कौन किसी ने कमेटी भी बताई थी इसके लिए? एनके सिंह कमेटी थी ना? नॉट श्योर। हाँ एनके सिंह। ठीक है, एनके सिंह ने कहा था। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लाइबिलिटी ऑफ 21% ऑफ जीडीपी एज कंपेयर टू दैट ऑफ 49% ऑफ जीडीपी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। नॉट श्योर। नेक्स्ट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर ओव्स एनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज टू द लैटर। ये तो सही है। आर्टिकल आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल तो नहीं है। ठीक है, आई थिंक आर्टिकल 293 है ना, 293 292 सेंटर का बोरिंग का है, 293 शायद स्टेट का है maybe। एक बार कोई भी देख लो। सेकंड वाले का आइडिया है क्या? हाँ सेकंड तो गलत है ना, स्वैप कर दिया है। लाइक फॉर एग्जांपल तुम स्टेटमेंट 1 देखो तो दे आर टेलिंग 40% फॉर सेंटर होना चाहिए और 20% फॉर स्टेट होना चाहिए। सेकंड में उन्होंने स्वैप कर दिया है, सेंटर का 21 बोल रहा है और स्टेट का 49 बोल रहा है। लेकिन ये डोमेस्टिक लायबिलिटीज भी तो लिख रहा है यहाँ।
हाँ हाँ करेक्ट, तो वो रिवर्स है। आई थिंक स्टेट्स गवर्नमेंट ज्यादा अच्छा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा करती है। इंटरनेशनल बोरोइंग्स कौन ज्यादा करता है? सेंटर ही करता है वो तो। हम्म, देख लेते हैं इसको question। ठीक है। Jessica sees the answer. टू One नाइन्टी and थ्री आर्टिकल है स्पेस वार्मिंग का। Veronity. हाँ 293 आर्टिकल है, विजय ने सही कहा है। हाँ वो 292 सेंटर का है, 293 स्टेट्स का है। The domestic liabilities of center is 45.84% in 2017, and statement 2 is incorrect. As per Article 293 of the Constitution of India, it is mandatory for a state to take the state central government consent for raising any loan if the former owes any outstanding liabilities to the later. Hence, statement 3 is correct. Following the main recommendation of NKSN committee, public debt to GDP ratio Public debt to GDP ratio should be considered as medium-term anchor for fiscal policy in India. The combined debt to GDP ratio of the center and the state should be brought down to 60% by 2023, comprising 40% for center and 20% for the state, as against the existing 49% and 21%. ठीक है, ये एनके सिंह कमेटी है और ये चीज हमने डिस्कस करी थी। Physical deficit as operating target. The committee advocated physical deficit as the operating target to public bring down public debt. For physical consolidation, the center should reduce its physical deficit from the current 3.5 to 2.5 by 2023. Justifying the target of 2.5 to be realized in the next 6 years, the committee observed that debt sustainability analysis conducted for central government suggests such a target will help to achieve public debt target of 40% for the center by 2023. Then revenue deficit target. The committee also recommended that the central government should reduce its revenue deficit steadily by 0.5 percentage point each year to reach 0.8 by 2023 from a projected value of 2.3 in 2017. The committee advised the government to follow the golden rule here, that is, not to finance government day-to-day spending through borrowing. Revenue deficit implies financing of government day-to-day activities from borrowing. Uh, Table physical roadmap for 2023 and the target for the center. Physical deficit, FDs, physical deficit, RDs, revenue deficit. I think इतना इसको देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब तो ये टारगेट सब मीट नहीं होने वाला, चेंज करेंगे अब तो इसको। And formation of physical council to advise the government. The committee advocated formation of an institution to ensure fiscal prudence in accordance with FRBM spirit. It recommended setting up an independent fiscal council. The council will provide advisory function. It will forecast key macro variables like real nominal GDP growth, tax buoyancy, tax commodity prices. Similarly, it will do monitoring role. Besides advising about the use of escape clause, also specify a path of return. Escape clause to accommodate the counter cyclical issue. ठीक है, ये important है, अभी गवर्नमेंट ने इसको यूज किया है। The NKSIN committee points out there are disadvantages with set physical deficit target. If some economic instability like an external crisis affect Indian economy, for example, government has to spend more during the time of recession, and hence it need not restrict to its borrowing limit of physical deficit target. Hence, the committee advocates counter-cyclical covers in the fiscal policy while following FRBM. Okay. तो कमेटी भी ने भी रिकॉग्नाइज किया था दैट वी शुड नॉट कीप सेट टारगेट, अदरवाइज काउंटर साइक्लिक पॉलिसीज फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो इसलिए उन्होंने ये एस्केप क्लॉज दिया
The committee recommended fiscal flexibilities to go above or below the fiscal deficit target in form of escape clause. The committee set 0.5% as escape clause for the fiscal deficit target. ठीक है, तो आई थिंक इसको शायद इंक्रीज करके इन्होंने अभी 2% किया था उसके लिए स्टेट के लिए, राइट? हाँ, कुछ उसका लिमिट बढ़ा दिया है। वो 3 और 5% भी तो कुछ था ना? मतलब 3% ही था उसके अंदर कि शुड इंक्रीज देन दैट, बट इस बार उसको 3% से 5% करते हैं लोग। ठीक है, यहाँ पॉइंट में कुछ था ना? वो उन्होंने वो केस ऑन केस बेसिस पे कर दिया था। कल हमने वो नहीं पढ़ा था 4 पैरामीटर्स पे रिफॉर्म करोगे तभी एक एडिशनल वो मिलेगा आपको ग्रांट। जैसे उन्होंने क्या किया था 3 से 0.5 जो इंक्रीमेंट है वो सबको मिल जाएगा, लेकिन उससे आगे आपको रिफॉर्म चाहिए तो एटलीस्ट 3 सेक्टर्स में रिफॉर्म करना पड़ेगा। वो जो 4 सेक्टर्स पढ़े थे ना हमने, वो 1 नेशन 1 रेशन कार्ड और जो डिस्कॉम्स है उनका रैशनलाइजेशन करना है और म्यूनसिपैलिटीज का पावर थोड़ा सा देना है, और फाइनली एक और क्या था, और क्या था यार, 4 पैरामीटर्स पढ़े थे ना हमने। 1 नेशन 1 का डिस्कॉम, हाँ, एग्री रिफॉर्म, आई थिंक एग्री रिफॉर्म थी था शायद। एग्री और वो थर्ड का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बोल रहे हो क्या? हाँ 4-5 रिफॉर्म दिए थे ना, कल ही पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर में, राइट? हाँ 1 नेशन 1 नहीं, हाँ तो उसी में पढ़ा था हमने ना। कल स्कीम भी तो पढ़ी थी यार। हाँ कल स्कीम है 1 नेशन 1 राशन कार्ड वाले स्कीम में पढ़ा था हाँ, हमने। स्कीम में पढ़ा था तो उसमें लिंक कर दिया था। वो है, और रिफॉर्म्स जो था वो 3 बियॉन्ड 3.5 के लिए था ना, इनके करना पड़ेगा। Correct. 4 था। और लास्ट जो था वो म्यूनसिपैलिटीज पे, ये 3-4। क्वेश्चन नंबर 27। Which one of the following was not stipulated in the FRBM 2003? Elimination of revenue deficit by the end of fiscal year 2007 and 8. Non-borrowing by central ठीक government. है, थोड़ा ओल्ड एक्ट है ना, तो अभी लेटेस्ट चेंज हो गया ना, तो स्किप कर सकते हैं, नहीं तो लेटेस्ट कंडीशन देख सकते हैं। ठीक है, ठीक आई है। थिंक इसको एंड में देख लेंगे, काफी सारे हैं। Which one of the following statement is correct? FRBM concerns fiscal deficit only, revenue deficit only, both fiscal revenue, neither fiscal nor revenue. बहुत होना चाहिए ना। ये तो अभी देखा ना, बहुत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28। Both. और 29। Which of the following are included in capital budget of Government of India? Capital है, ठीक है। Expenditure on acquisition of assets like roads, building, machinery, etc. आएगा? एसेट है ना, आएगा। Loans received from foreign governments. लोन नहीं आएगा ना इसमें? आएगा ना। लोन तो अच्छा, लोन किस लिए लेते हैं? इनकम जनरेशन के लिए लेते हैं ना, तो उससे एसेट ही क्रिएट होता है, तो इट शुड कम ऑन द कैपिटल साइड। अगर ये कैपिटल बजट कह रहे हैं तो इसमें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रेवेन्यू दोनों लेंगे ना? हाँ, करेक्ट। Loan and advances granted to the states and union territories. सेम होगा ना। 1 2 3 फिर इसमें ग्रांट इन एड्स टू स्टेट फॉर एसेट क्रिएशन आएगा? हाँ नहीं आएगा, वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में चला जाएगा ना। हाँ, मतलब वो रेवेन्यू उसमें कंसीडर करेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट। करेक्ट। तो 1 2 3 29 का डी है। ठीक है, एक बार कोई पढ़ देगा यार? ओके, तो capital budget is an account of assets as well as liabilities of central government.
So capital receipts, if you see all those receipts of the government which either create liability or reduce the or reduces financial assets. ये reduces है क्या? पता नहीं. Okay. Either create liability. ये reduce liability होना चाहिए ना? नहीं भी तो करता है. ओ सॉरी हाँ. सही बोल रहे हैं. कैपिटल रिसीट कैपिटल रिसीट है ना reduce liability. हाँ Okay, तो रिवर्स है ना? हाँ. रिड्यूस लाइबिलिटी और सर दोनों होगा. कैपिटल रिसीट का मतलब ये भी होगा ना हमने लोन भी लिया है तो वो लाइबिलिटी क्रिएट करेगा ना हमारे ऊपर. मेरे नोट्स में तो क्रिएट लाइबिलिटी लिखा हुआ है. Okay. दोनों चीज होगा कि अगर हम रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट ऐसे होगा कि मैंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, तो उससे जो पैसा आया वो मेरे लिए रिड्यूस करेगा मेरी लाइबिलिटीज को. लोन्स आर ऑलवेज एन लाइबिलिटी ना, तो उसके नहीं लोन तो ठीक है, लोन तो ठीक है. एसेट्स होते हैं. नहीं लोन तो हमेशा लाइबिलिटी क्रिएट करता है. तो फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट. दूसरा पार्ट इज करेक्ट इस सेंस में कि डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो उससे भी कैपिटल रिसीट आता है. तो वहां पे हम अपना फाइनेंशियल एसेट रिड्यूस करें, उसके बदले में पैसा वसूल करें. जैसा पीएसयू को बेचा तो कैपिटल रिसीट आएगा उसके डिसइन्वेस्टमेंट. तो ये ज्यादा ही नैरो नहीं हो गई? नैरो कहां से? अगर सिर्फ क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूसेस फाइनेंशियल एसेट, अदर वे राउंड भी तो हो सकता है ना. जैसे कि जैसे इंक्रीज फाइनेंशियल अच्छा रिसीट. कह रहे हो इंक्रीज रिड्यूस लायबिलिटी कह रहे हो क्या? करेक्ट. हाँ हो सकता है ना reduce liability. बट कैपिटल रिसीट की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो रिड्यूस. एक मिनट पूरा पढ़ देता हूँ. ओके. तो इफ यू सी एग्जांपल्स लाइक गिवन मार्केट बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक, तो मार्केट से बोरो कर रहा है. बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई. Okay, borrowing from commercial banks or financial institutions through the sale of T-bills, loans received from any foreign government. तो ये था क्वेश्चन में. And then or international financial institution, post office savings certificates and PSUs disinvestment. तो सारे रिसीट्स हैं. तो रिसीट्स की वजह से हो क्या रहा है, इफेक्टिवली लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है ऐसा बोल रहा है वो, राइट, बिकॉज वी आर बोरिंग. एंड सेकेंड पार्ट था रिड्यूस असेट ना. तो डिसइन्वेस्टमेंट के एंगल में एज यू सेड वो असेट भी खो रहा है. ओके. नेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो ऑल दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच आइदर, तो इसमें आइदर आ गया, आइदर रिजल्ट इन क्रिएशन of financial or physical assets or reduction in same way reverse, creation of assets or reduction in liability. Okay. So example is purchase of land, machinery, building, equipment, investment in shares, loans and advances by central government to states and duties. So expenditure means we are giving loan, so we are in a good position, so it will be beneficial. The loan is an asset, right? Correct. So, hence the capital budget includes expenditure on acquisition of assets like roads, buildings, machinery, loans received from foreign government, loans and advances granted to the states and union territories. Therefore, all the three statements are correct. Oh, ये था question 29. Most of the India's external debt is owed by government entities. 2.6% ना. Correct. All of India's external debt is denominated in US dollars. ऑल तो नहीं होगा. All तो नहीं होगा. Most है, not all. तो इसका क्वेश्चन नंबर 30 का 1 होने से चलिए. From RBI's press release, it was clear that commercial borrowing continued to be the largest component of external debt. अभी हमने शायद ये पढ़ा ना, पब्लिक का डेट हायर है इसमें. Continue.
आई मीन फर्स्ट स्टेटमेंट तो रिवर्स कह रहा है ना, तो इसलिए गलत है, राइट? वो दो रिवर्स कह रहा है नहीं, मतलब ये अभी शायद ऐसा पढ़ा है मैंने, किसी को आइडिया है वो पढ़ा और इस इंडिकेशन हाँ, मोस्ट एक्सटर्नल डेट इज ओड बाय नॉट गवर्नमेंट बट प्राइवेट। अभी भी प्राइवेट है। हाँ, फॉलोड बाय 70% ऐसा कुछ फिगर पड़ा था ना, एक का अपने पाई चार्ट देखा था इकोनॉमिक सर्वे में, 70-30 का कुछ रेशियो था। करेक्ट। हाँ, पब्लिक डेट मैनेजमेंट इसको बाद में देख लेंगे, अभी जो क्वेश्चन है वो पढ़ देता हूँ। Followed by NRI deposit, short-term trade credit. Most of India's external debt is not owed by government entities. And statement 1 is wrong. India's external debt is held in multiple currency, largest of them being is US dollars. Okay. As on 31st December 2017, 48% of the country's debt was held in US dollars. So, most of half of India's external debt is owed in terms of US dollars. The rest of the debt is held in Indian rupees, 37%, 5% in special drawing rights, जो IMF वाला होता है, then Japanese yen 4.6, then euros and other currencies. Next question पे चल रहा है, question number 31. with reference to 14th Finance Commission, which of following are correct? It has increased the share of states in the central divisible pool from 32 to 42%. मुझे 42 याद है, 32 का आइडिया नहीं है। हाँ, सही है। ठीक है, इट हैज अभी 41 है, ठीक है। इट हैज मेड रिकमेंडेशंस कंसर्निंग सेक्टर स्पेसिफिक ग्राउंड्स। हाँ शायद नहीं, तो ये 14th में नहीं था, अभी 15th में है ये सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स हमने डिस्कस किया ना, वो सारा ग्रांट्स 5-6 तरह के थे ना, डिजास्टर मैनेजमेंट और पंचायती। ठीक है, तो दोनों फिर आई थिंक फर्स्ट स्टेटमेंट सही है इस केस में, वाला इज रॉन्ग। तो आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, और फाइनेंस कमीशन इज रिक्वायर्ड टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस ऑफ यूनियन between union and state. Okay. Commonly referred to as vertical devolution. The allocation between the states of the respective share of such proceed, commonly known as horizontal devolution. The 14th Finance Commission recommended increasing the states in the central divisible pool 32%, 42%. Okay. तो ये यहाँ पे अगर रिकमेंड किया है तो उस सेंटर ने इसको काउंटर करने के लिए सेस से जो पेमेंट आता है उसको इंक्रीज कर दिया, तो डिविजिबल पूल में जाता ही नहीं। तो ये चीज उन्होंने किया, बट इट डिड नॉट मेक एनी सेक्टर स्पेसिफिक रिकमेंडेशन। So hence statement 1 is correct and 2 was correct. तो ये 14th कमीशन था। 15th वाला 15th है ना, तो 15th वाले में दो थे। हाँ 2 थे, तो दोनों में आई थिंक यही कर रखा है, 42 से इसको 41 कर देता और 1% जो था वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए देता। तो इफेक्टिवली अगर देखें तो उसने 42 वाला ही कॉन्सेप्ट ही रखा है। Next, which of the following are among the noticeable features of recommendation of 13th Finance Commission? Is it required? 13 का देखना। अभी के लिए नॉट रिक्वायर्ड। Fiscal stimulus. Which one of the following statements appropriately describe fiscal stimulus? It is a massive investment by government in manufacturing sector to ensure the supply of goods to meet the demand surge caused by rapid economic growth. Fiscal stimulus. तो थोड़ा नैरो हो गया, they're telling only manufacturing, तो ऐसा नहीं होगा ना, they might put in every. It is an intensive affirmative action of government to boost economic activity in country.
शायद ये करेक्ट है। It is a government's intensive action on financial institution to ensure disbursement of loan to agriculture and allied sector to promote greater food production and control and contain food inflation. Narrow है ना? It is an extreme affirmative action by government to pursue its policy of financial inclusion. ये भी नहीं होगा, ये होना फिर D. डी है। A Stimulus is an attempt by policymakers to kickstart a sluggish economy through a package of measures. Monetary stimulus will see the central bank spending its money supply or reducing the cost of money, that is interest rate, to spur consumer spending. A physical stimulus entails government spending more from its own coffers or slashing tax rate to put more money in the hand of consumers. Next statement. अभी 3 पैकेजेस आए ना आत्मनिर्भर में। 2.0 तो आया, 3.0 भी निकाल देगा। हाँ, 1 महीने बाद अक्टूबर में शायद। आत्मनिर्भर पैकेज। तो आप बता रहे हो क्या? नहीं, कौन सा क्वेश्चन है? 34. 34. Consider following action: cutting the tax rate, increasing the government spending, abolishing the subsidies. In the context of economic recession, which of the following above action can be considered a part of fiscal stimulus package? Recession के time fiscal stimulus, cutting the tax rate होगा, होगा, increasing government spending, ये भी होगा, abolishing the subsidies नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो 1-2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ए 1-2 है। आई थिंक इसको देखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड ये। तो कोई डाउट तो नहीं है ना क्वेश्चन 34 में? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा फिजिकल स्टिमुलस पूरा होगा। और अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्टॉक मार्केट। एक Which one of the following pair is not correctly matched? Japan Nikkei, Singapore's Shomp, आइडिया नहीं। FTSE and USA का Nasdaq. नैस्डैक, आई थिंक यूएसए का तो शायद नैस्डैक है, और जापान का निफ्टी भी सही है। जापान और USA. किसी को आइडिया आ गया इसका? हाँ, मुझे तो बी या सी में एक लग रहा है, बिकॉज ए और डी तो करेक्ट है ना। अगर SS से अगर जाए सिंगापुर और S तो UK हो सकता है, मतलब जस्ट एन ट्राइंग एलिमिनेशन। तो कुछ ज़्यादा खतरनाक लॉजिक, थोड़ा 50-50 आ गया तो कुछ ऐसा लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, 1 का बी है, सही लॉजिक सही लॉजिक लगाया, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बोल रहा है। तो एक बार देख लेते हैं ये कहाँ का है। नहीं, मैंने उल्टा लगाया था। आई मीन अच्छा सॉरी, उल्टा कहाँ था? शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, लंदन का क्या है? FTSE। सिंगापुर का शंघाई है? नहीं, नहीं, ओके ओके ओके। आई थिंक ये इस टाइप का सवाल तो आपको देख के नहीं, बहुत पुराना रहा होगा ये। Which of the following pairs are correctly matched? Dow Jones, New York, Hang Seng Seoul, FTSE 100 London. तो पक्का सही है। पक्का सही है। डाउ जोन्स बड़ा तो था, नहीं आती है। तो क्या इसको देख ही लो सीधा। हाँ, यूएस का ही है शायद। D. Dow Jones indicator typically refers to
statistical measure of change in security market. So New York Stock Exchange अलग है, largest stock exchange of the world by capitalization. Then Nasdaq आगा USA का second largest. The Tokyo Stock Exchange Japan का, it is the third largest stock exchange of the world, the largest stock exchange in Asia. Tokyo. Nikkei Index, Shanghai Stock Exchange China, STOMP Index, and then हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज है हैंग सेंग, मतलब वही चाइनीज हो गया ये भी. एंड लंडन स्टॉक एक्सचेंज यूकेएफटीएस के अंडर. फिर शेंजन स्टॉक एक्सचेंज अगेन चाइना, इट इज द वन ऑफ द 2 स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ चाइना बेस्ड इन सिटी ऑफ शेंजन. दूसरा वन टोरंटो, टोरंटो. आई थिंक ये गलत लिख दिया, ये तो कनाडा में टोरंटो. चेक कर लो. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इट वाज फाउंडेड इन 1875. इट इज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया. ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट. इंडिया मतलब एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था बॉम्बे स्टॉक, एंड इट इज द 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड विद ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन. इसमें कितनी कंपनीज होती है? निफ्टी में 50 होती है और बीएसई में वो तो इंडेक्स है ना. सेंसेक्स अगर आप बोलोगे तो उसमें आप बोलोगे कितनी कंपनीज होती है. 30 थी ना शायद. लिस्टेड कंपनीज है. नहीं लिस्टेड नहीं, सिर्फ इंडेक्स में. सेंसेक्स ऊपर जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि सब मार्केट में बढ़िया चल रहा है. वो सिर्फ 30 कंपनीज का दिखाता है, यानी उन 30 कंपनीज को तो परफॉर्मेंस बढ़िया चल रही है, बाकियों का पता नहीं. तो इतना मतलब वो एकदम ऐसा इंडिकेटर भी नहीं है कि वो सब कुछ दिखा रहा है. बट हाँ, 50 टॉप कंपनीज है तो, और अलग अलग सेक्टर्स में, तो वो ओवरऑल पिक्चर थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर सकता है, बट नॉट इंटायर पिक्चर. तो सेंसेक्स में सिर्फ लिमिटेड 30 कंपनीज जो होती है ना, टॉप की 30 कंपनीज अलग अलग सेक्टर में. अगर आप देखोगे टीसीएस टॉप में है, क्या बोलते हैं, आईटी सेक्टर में, तो आपको वो मिलेगी वहाँ पे. या पेट्रोल की बात करोगे, वहाँ पे रिलायंस है टॉप की, तो वो इंडेक्स में मिलेगी. ठीक है, लेकिन बहुत सारी कंपनी है, पेट्रोल में भी 10-15 कंपनी, वो सारी की सारी सेंसेक्स में इंक्लूडेड नहीं. निफ्टी 50 जो है ना, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 50 कंपनी. इट इज जस्ट अ मार्कर of performance of top 50 companies in different sectors. Yeah. ओके. तो ये टॉप कैसे डिसाइड करते हैं? लाइक मंथली होता है या ईयरली होता है? ये आई थिंक सॉरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाले डिसाइड करते हैं उसको. अब वो कितना फ्रीक्वेंटली करते हैं इसका आई थिंक आइडिया नहीं है. बट हाँ, परफॉर्मेंस इतना फ्रीक्वेंटली भी नहीं चेंज होता कि अगर रिलायंस अगर टॉप पे है तो एकदम से नीचे नहीं आ जाएगी कि वो बाहर निकालने की नौबत आ जाए. तो ना आई थिंक फ्रिक्वेंटली चेंज होता नहीं है. बट हाँ, ये चीज़ रहता है कि वो सेबी, ये जो भी एक्सचेंज बोर्ड है ना, वो उस चीज़ को रेगुलेट करते हैं. देन नेक्स्ट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. इसका वो निफ्टी वाला बात हो गया. तो इट वाज लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1990. ये 1992 में था एनएससी और वो 1875 में, और इंडिया का फर्स्ट था. इंडिया का और एशिया का भी फर्स्ट था बॉम्बे स्टॉक. और दोनों महाराष्ट्र में. मुंबई. ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3. In India, which of the following is regulated by Forward Market Commission? Currency futures trading, commodity futures trading, equity futures trading, या both commodity and financial future trading? Forward marketing में it हाँ, ये हमने कल देखा था ना, वो when we are seeing that सेबी का टाइम पीरियड, तो ये वो आया था commodities. तो फॉरवर्ड के लिए कमोडिटीज लिख रहा है और फाइनेंशियल फ्यूचर ट्रेडिंग. तो कमोडिटीज है कि? हाँ, मैं भी commodities. डी नहीं होगा? डी बोथ. क्वेश्चन 3 का बी है, कमोडिटीज ट्रेडिंग वाला है. Established in 1953 under the regulation of Forward Contract Act 1952, consists of not less than 2
but not exceeding 4 members appointed by the central government. Commodities future trading is its major function. So, since future traded in India are traditionally on food commodities, the agency was originally overseen by Ministry of Consumer Affairs. In September 2013, the commission responsibility was moved to Ministry of Finance to reflect that the future trading was become more and more a financial activity. आई थिंक वो एग्रीकल्चर में ना वो एक रिफॉर्म्स की बात करें तो उसमें ये चीज भी है कि ज्यादा फॉरवर्ड और ये जो ये ट्रेडिंग होती है ना इस टाइप की कमोडिटीज में तो ज्यादा प्रमोट करो तो जो फार्मर्स है उनके पास अपफ्रंट ऑप्शंस रहेंगे ठीक है, बेचने के और ज़्यादा बेटर प्राइस रियलाइजेशन हो पाएगा और ज़्यादा बेटर सिक्योरिटी रहेगा उसको प्राइसेस। फॉरवर्ड मतलब यही ना कि जो भी हार्वेस्ट होगी उससे पहले मैं मतलब फिक्स कर लूँ कि इसी रेट पे लेनी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये सिर्फ एग्रीकल्चर में क्यों है, बाकी में क्यों नहीं? मतलब अगर कमोडिटी है तो फाइनेंशियल जैसे ट्रेड शेयर वगैरह में भी तो हो सकता है। शेयर्स में नहीं होता, यूजुअली कमोडिटीज में देखा जाता है। जैसा अगर अपन बोले अलग अलग एग्रीकल्चर कमोडिटीज हो गई, करेंसी इसके अंदर भी फॉरवर्ड होता है कि आपने करेंसी का बोल दिया कि इस टाइम पे इतना करेंसी इस डेट को खरीद लेंगे, तो वो चीज भी फ्यूचर्स के अंदर होती है। ओके, इस फाइनेंशियल फ्यूचर ट्रेडिंग का आई थिंक आना चाहिए था, बट शायद आई थिंक क्वेश्चन स्पेसिफिक फॉरवर्ड मार्केट कमीशन से था ना। वैसे फॉरवर्ड में होता है, करेंसीज भी होता है, लेकिन आई थिंक यहाँ क्वेश्चन फॉरवर्ड मार्केट कमीशन से था। वो उसके बारे में पहले बता रखा था कि पहले कंज्यूमर अफेयर्स में था, बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि इट्स मोर ऑफ बिकमिंग अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो अगर चाइना की बात करें ना, चाइना में बहुत ही फ्लरिशिंग है ये फॉरवर्ड मार्केट, इंडिया में उतना फ्लरिशिंग नहीं है। तो इसी को प्रमोट करने के लिए कई कई स्टेप्स लिए हैं, जैसे MCX है, तो उसमें भी आप कमोडिटीज ट्रेड कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें हैं, तो फॉरवर्ड को प्रमोट करना चाहते हैं वो इंडिया के अंदर। ठीक है। What does S&P 500 relate to? Supercomputer, new technique in e-business, new technique in bridge building, and index of stocks of large company. ये हुआ D. फोर्थ था डी। अरे बहुत ही सही आंसर है, डी है। Standard and Poor 500 index. Market capitalization weighted index of 500 largest US publicly traded companies. ये float weighted index है, meaning company market capitalization are adjusted by the number of shares available for public trading. Index is widely regarded as best gauge of large cap US equities. As a result, there are many funds designed to track performance of S&P. एक्चुअल क्वेश्चन ही था ये तो। What is Indo Next, which was launched in January 2005? A new scheme to promote Indian tourism. ये क्या था? पुरानी है क्या स्कीम? 2005 का है ना, आई थिंक सीधा आंसर दिख रहा है क्या था। अभी तो बहुत रिलेवेंट कर लेना है क्वेश्चन। इस तरह he was the answer. An alternative trading platform being promoted by Bombay Stock Exchange and regional stock exchange. So Indonext is a separate trading platform for medium and small scale companies which are listed on regional stock exchanges and the BSE itself. The project is aimed at improving liquidity in such companies. The BSE Indonext separate trading platform under the Bolt trading system is an initiative of BSE and Indian Stock Exchange (FISE). The FISE has 18 stock exchanges as its member. The member of BSE and is subsidiary of regional stock exchanges which are members of BSE can trade on the Indonext. ठीक है, आई थिंक बाद में तो कभी सुनने में आया नहीं इसके बारे में, मे बी शायद ये रिलेवेंट है नहीं अब।
पे चलते हैं। ठीक है। Sensex is based on 50 of the most important stock available on BSE. 50 था ना ये? 50 था, निफ्टी का 50 था। For calculating Sensex, all the Sensex stocks are assigned proportional weightage. ये सही है। प्रोपोर्शनल कह रहा है ना, आई नॉट श्योर। Okay. New York Stock Exchange is the oldest stock exchange in the world. ये तो सही नहीं होना चाहिए, ब्रिटेन का होना चाहिए सबसे पहला अगर कोई होगा तो। करेक्ट, डी तो पक्का रॉन्ग है। वन तो पक्का रॉन्ग है, तो वी कैन एलिमिनेट दिस इन दिस, तो ए आंसर बच रहा है, ये नन भी हो सकता है। फॉर कैलकुलेटिंग सेंसेस ऑल सेंसेस, ये पता नहीं, बट प्रोपोर्शनली होता है ना जनरली। इफ कुछ वेटेज होता है ना उनका, अलग अलग वेटेज, यू जस्ट सेड ना। नहीं, वेटेज का तो नहीं बोला था मैंने। देख लेते चलो। सिक्स का डी है, तो प्रोपोर्शनल नहीं होता, सब आई थिंक डिफरेंट ही होता है। तो एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज 1602 according to Guinness World of Record is the oldest in the world. Currently known as Euronext Amsterdam, it was founded in 1602 by Dutch East India Company to deal in its printed stock and its bonds. It was the first stock exchange to formally start trading in stock. The BSE is a free float market weighted stock market index of 30 well established financially sound companies listed on बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो उनमें भी वेट दे के रखते हैं वो। वेट किसका? राइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Debenture holders of the company are its shareholder, creditor, debitor या director. डायरेक्टर तो पक्का नहीं है, तो इसे एलिमिनेट करते हैं। ओके, शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स और डेटर्स। ए या बी में से कुछ लग रहा है। क्रेडिटर होगा ना ये तो। डिबेंचर मतलब बॉन्ड होल्डर ही हुआ ना। ए या सॉर्ट ऑफ बॉन्ड होल्डर हो, तो क्रेडिटर ही होगा। होंगे। हाँ क्रेडिटर होना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर कोई ओनरशिप राइट नहीं होता डिबेंचर्स में। तो ये थोड़ा सा वो डिस्टिंक्शन रहता है शेयर्स में और डिबेंचर्स में। क्वेश्चन नंबर 7 का बी है, तो क्रेडिटर्स से होता है। Alright. Debentures are return instrument of debt that companies issue under their common seal. They are similar to loan certificates. Debentures are issued to the public as contract of repayment of money borrowed from them. Debentures are instrument of debt, which means that debenture holder becomes creditor of the company. They are a certificate of debt with the date of redemption and amount of repayment mentioned on it. This certificate is issued under the company seal and is known as debenture deed. ठीक है, तो जो डिबेंचर का सर्टिफिकेट मिलता है उसके ऊपर लिखा रहता है कि आपको इतना अमाउंट मिलेगा और इस डेट को मिलेगा। इसको डिबेंचर डीड बोलते हैं उस डॉक्यूमेंट। Then debentures have a fixed rate of interest, and such interest is payable yearly or half yearly. The debenture holders do not get voting right. ठीक है, ये डिस्टिंक्शन होता है। अगर आपने शेयर परचेज किया इक्विटी शेयर, तो वहां पे आपको वोटिंग राइट्स के लिए एलिजिबल होते हैं, बट इस केस में नहीं। So this is because they are not instrument of equity. So debentures holder are not owners of the company, only creditors. Then the interest payable to these debentures holder is charged against the profit of the company. So the payments have to be made even in case of loss. अगर बैंक बंद हो जाए तो सबसे पहले हकदार कौन होंगे? सबसे पहले हकदार लिक्विडेट, हाँ। ये डिबेंचर होल्डर्स होंगे। नहीं, ये तो प्रॉफिट पे चलते हैं ना, तो ये सबसे लास्ट में होंगे। करेक्ट।
आई थिंक रिसेंट एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो रहा था ना इसके ऊपर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, देन उसके बाद ऑपरेशनल क्रेडिटर, ऐसा कुछ हायरार्की क्रिएट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पहला कौन को जाना चाहिए ऐसा कुछ। पहला आई थिंक फाइनेंशियल क्रेडिटर रखा था और फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स रखे थे उन्होंने। हाँ करेक्ट। फाइनेंशियल में कौन कौन आते हैं? जिन्होंने पैसा लगाया है। हाँ, जिन्होंने मतलब मेन पैसा लगाया है किसी भी उसमें इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। और ऑपरेशनल में जो डेली यूज का होता है ना, कि डेली यूज जैसे अपन बोलते हैं ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू उसकी तरह होता है, एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसीव। तो देखो चैट में पढ़ दूंगा, IBC differentiates between financial and operational creditors. So financial creditors are those whose relationship is entirely with the entity is purely financial contract, such as loan या debt. तो ये जो भी डिबेंचर वाला है ना, तो they will come under financial contract. And then operational creditors are those whose liability from entity comes from a transaction or operation. Okay. तो ट्रांजैक्शन ऑपरेशन। तो ये IBC में जो जैसे बिल्डिंग अगर लिक्विडेट हो रही है तो उसमें जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो सब आएंगे फाइनेंशियल में, और जो लोग वहाँ रह रहे हैं जिनके घर हैं वो सब आएंगे ऑपरेशनल में। वो घर वाला ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, अभी उस पर IBC खुद क्लियर नहीं है क्योंकि वो रेरा के अंडर आते हैं ना। तो बात चल रही थी कुछ, एक जजमेंट में उन्होंने ऐसा कर भी दिया था कि उन्हें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में डाल दिया था। तो आई थिंक वो घर वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा कंट्रोवर्शियल, अभी उस पर कोई अथॉरिटेटिव जजमेंट नहीं है। ठीक है। बाकी हाँ, वैसे अगर और कोई बिजनेस के टर्म्स में बोले तो हाँ वो चीज सही है। नेक्स्ट है in the among the following major stock exchanges of India, the exchange which recorded highest turnover during year 2001, Bombay, Calcutta, Delhi या NSE? बॉम्बे ही होगा, सबसे हाईएस्ट उसी का है। ठीक है, बाकी रिलेवेंट नहीं है, आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। राइज एंड सेंसेक्स। Rise in prices of share of all companies registered with Bombay Stock Exchange. ऑल है ना, एलिमेंट कर दो। A rise in prices of share of all companies registered with NSE. Sensex तो BSE का है ना। Or an overall rise in prices of share of group of companies registered with Bombay Stock Exchange. ये लग रहा है Overall rise in a rise in prices of share of all companies belonging to the group of companies registered with BSE. ठीक है, सी है, चलो नेक्स्ट। In the parlance of financial investment, the term bear denotes bull and bear. An investor who feels that the price of particular security is going to fall. An investor who expects the price of particular share to rise. A shareholder or bondholder who has an interest in the company, financial or otherwise. And any lender, whether by making a loan or buying a bond. बुल बाय करते हैं ना, और बियर में सेल करते हैं। हाँ, सेल करते हैं, तो बेसिकली आई थिंक फॉल होने वाला होता है ना जब, तब उसको बेयर कहते हैं। ये होना चाहिए ठीक है। यही है, ठीक है। आई थिंक और ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, वही बेरिश और बुलिश वाला आइडिया है। Next, in the context of global economy, which one of the following pair is not correctly matched? JP Morgan Chase Financial Services, Roche Holding AG Financial Services, WL Ross and Company Private Equity Firm, or Warburg Pincus Private Equity Firm? मॉर्गन के अलावा मैंने कुछ नहीं सुना। क्या स्किप करो उसको।
Gilt-edged market means bullion market, market of government security, market of guns, market of pure metals. जी सेक्ट है ना, गवर्नमेंट सिक्योर। हाँ, ए या बी में से कुछ बी है ना? बी है ना? ठीक है। 12 का बी। गिल्ड एज market is the market in government security. So the gilt edge means of the best quality has come to be reserved for government security as they do not suffer. गवर्नमेंट का बेस्ट है बिकॉज दे डोंट डिफॉल्ट। तो इसलिए ये चीज रहता है। Besides, the government securities are highly liquid, so they can be easily sold in market at the going market price. ठीक है, कभी भी बेच सकता है। Alright, next. Resurgent India bonds were issued in US dollar, pound sterling, and India bonds. Resurgent India bond. आई थिंक ये हाँ थोड़ा याद आ रहा है कुछ। आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में ये उन्होंने कुछ उस टाइम में आइडिया फ्लोट किया था शायद, पर किस में वो पता नहीं है। यूरो या जापानीज का, यूरो होना चाहिए ना? B है Destitute mark. क्या है बी? अच्छा, Resurgent India bonds are bank instrument issued by SBI representing foreign currency dominated deposit in forms of promissory notes offered to non-residential Indian overseas corporate bodies. Bonds being denominated in foreign currency, that is US dollar, pound sterling, and Deutsche Mark. Bonds are free from forex risk with a tenure of 5 years. अभी तो मसाला बॉन्ड्स आ चुके हैं ना, महाराजा मसा- bonds. वो एलिफेंट बॉन्ड्स याद है, रिसेंटली आया था ना एलिफेंट बॉन्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला करेक्ट। कमेटी का नाम बोलो। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी, तो नाम नहीं मुझे याद कमेटी का। क्या था? सुरजीत भल्ला कमेटी। सूची है ना। और भी बहुत सारे बॉन्ड्स है। गुलाल में पूरी पेज है। ठीक है, डाल देना उस पेज को, ग्रुप में देख। 14. अभी फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इट इज पॉसिबल टू जज द एक्सटेंट ऑफ profitability of company, assess the profitability and size of company, determine the size and composition of assets and liability of company, determine the market share, debt and asset of the company. मार्केट शेयर तो नहीं पता चलेगा ना। मार्केट पर नहीं पता लगेगा। आई थिंक ये पता 14 का सी पता लगेगा, डिटरमाइन द साइज एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। सेट लायबिलिटी सेपरेट दिया होता है ना। हाँ, करेक्ट। तो 14 का और क्या कंपोनेंट्स होते हैं बैलेंस शीट में देख लेते हैं। द बैलेंस शीट इज वन ऑफ द 3 फंडामेंटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट and is key to both financial modeling and accounting. The balance sheet displays company's total assets and how these assets are financed through their either debt or equity. ठीक है, लोन है या फिर इक्विटी है। It can also be referred to as statement of the net worth or a statement of financial position. The balance sheet is based on the fundamental equation asset is equal to liability plus equity. Liability plus equity. This means that assets or the means used to operate the company are balanced by company's financial obligation, along with equity investment brought into the company and is the retained earning. तो वही जो हमने उसमें देखा ना बजट, उसके अंदर बजट में टोटल इक्वेट होना चाहिए रेवेन्यू इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। उसी सेंस में एसेट है तो उसके बराबर लाइबिलिटीज और इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी यहाँ पे आप कैपिटल भी ले सकते हो, तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। Okay. What does venture capital mean? A short-term capital provided to industry, a long-term startup capital provided to new entrepreneurs, fund provided to industry at time of incurring losses, funds provided for replacement and renovation of industry. B होगा ना? बी
करेक्ट। वेंचर कैपिटल वही है। Startup companies with potential to grow to certain amount of investment. Healthy investors likely to invest in such business. The long-term growth perspective, this capital is known as venture capital. Investors are known as venture capital. एक एंजल तो स्टार्टअप इन्वेस्टर का डेफिनेशन बोल दो। Startup not less than 10 years of existence. Previous year का financial turnover should not be greater than 100 crores. और कोई भी मार्केटेबल इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए, मतलब जो वो हो, स्केलेबल हो और इकोनॉमिकली वायलेबल हो। ओके, परफेक्ट। ठीक है, अब उस पर चलते हैं अपन इकोनॉमिक सर्वे पे। नेक्स्ट चैप्टर करना था आज अपने को, तो कौन पढ़ने वाला था? मैं। चैप्टर 8। एक सेकंड रुकना, हाँ तो देखो कितना बड़ा है ये चैप्टर। ये चैप्टर ना हमारा GS3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, SNT का पोर्शन। एक बार SNT बोलो बोलो। नहीं आप बोल लो। नहीं मैं तो बकवास कर रहा था। मैं पूछ रही थी, एक IRGD जो हमने सेकंड में देखा नहीं था, हाँ, एक बार वो कंसेप्ट बता दो ना। IRGD का बेसिक मतलब था रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो इंडिया में रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो ज़्यादा ही रहती है एज कम्पेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा वो जो IRGD है ना वो नेगेटिव आता है, और वो नेगेटिव आता है तो इसका मतलब डेथ सस्टेनेबिलिटी चलता रहेगा। तो डेथ सस्टेनेंस से उसका मतलब था कि क्या हम हमारा डेथ पे कर पाने की सिचुएशन में रहेंगे। तो जब तक नेगेटिव रहेगा तब तक उस सिचुएशन में हम लोग कंफर्टेबल रहेंगे कि वी कैन पे ऑफ आवर डेट। स्टार्ट करो। Innovation trending up but needs thrust, especially from the private sector. The chapter presents India's improved ranking on Global Innovation Index and also highlights areas with scope of improvement. A comparison of India and top 10 economies with regard to contribution of government and business sector to gross expenditure on R&D is also presented. ठीक है, GII पे क्या रैंकिंग है हमारी? 48। और इसके स्टार्टिंग में था, इफ अ रेयर अपॉर्चुनिटी अकर्स while it lasts let a man do that which is rarely to be accomplished, but for such an opportunity Thirukural. To further improve innovation ecosystem, chapter suggests ramping up investment in R&D and argues against reliance on jugaad innovation. Okay. Why innovation matters? Earlier, the solo model highlighted the output per worker mainly depends on saving, population growth, and technological progress. ये सोलो वही है क्या जो कल ज्योग्राफी में बताया था, पोस्ट मॉडर्निस्ट? नहीं वो सो जाता। ठीक है, आई थिंक प्योरली कुछ इकोनॉमिस्ट है शायद। अच्छा, तो सेविंग, पॉपुलेशन ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पे आउटपुट पर वर्कर डिपेंड करता है। However, new growth theory endogenizes technological progress and suggests several determinants of the same. These include human capital, search for new ideas by profit-oriented researchers, infrastructure, and improving quality of existing products. ठीक है, human capital, new ideas, and quality of existing product and infrastructure, चार चीजें। Research showed that small enterprises, research and development activities brought large returns to the national economy through new technologies. An increase of 10% in R&D investment has been associated with productivity gains ranging from 1.1% to 1.4%. 10% से 0.3% increase हुआ है. There is a positive correlation between past innovative performance
and नहीं current 0.3 GDP नहीं, per capita. नॉट 0.3 ना, 1.1 to 1.4 हो सकता है। पॉजिटिव कोरिलेशन है, जो पहले का इनोवेशन परफॉर्मेंस है। अभिषेक सुना विजय ने बोला था कुछ, थिंक शायद लैग हो रहा है उसके। हाँ मे बी। वन हाँ ठीक है, आगे पढ़ दो अभी तो। 1.1 to 1.4। आई थिंक आदित्य लैग हो रहा है, तो मैं पढ़ देता हूँ इसको। क्या और किसी को पढ़ना है क्या? नीति? हाँ सुनो। मैं पढ़ती हूँ। हाँ। An increase of 10% in research and development investment has been associated with productivity gains ranging from 1.1% to 1.4%. ये विजय ने बताया अभी। There is a positive correlation between past innovation performance and current GDP per capita. India has performed below expectations for its past innovation performance in terms of recent GDP per capita. तो ये कह रहा है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है इनोवेशन परफॉर्मेंस और मतलब पास इनोवेशन परफॉर्मेंस और करंट जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से, लेकिन इंडिया के केस में अभी फिलहाल के लिए ये कम है। हाँ कम है इसलिए क्योंकि इफ यू सी ना, हमारा जीआईआई में रैंक 48 है, ओके, बट इफ यू सी जीडीपी टर्म्स में हमारा रैंक टॉप 10 में भी आता है, राइट। तो इसमें टॉप 10 है और इनोवेशन में 48 है, तो नो वी आर परफॉर्मिंग वेरी बिलो आवर पोटेंशियल। यार विजय, आपने कोई Global पॉइंट innovation R&D में क्या बोला? मेरी आवाज आ रही है? R&D में हाँ हाँ, पॉइंट रिपीट करना, क्या बोला? पॉइंट रिपीट कर दो। मेरा पॉइंट ओके, सी व्हाट आई वाज टेलिंग ना कि इंडिया हैज परफॉर्म्ड बिलो एक्सपेक्टेशन बोल रहा है ना फॉर इट्स इनोवेशन। तो इफ यू सी हमारा जीआईआई में रैंक 48 है, राइट, बट हमारा जीडीपी में रैंक, तो वी विल रैंक इन टॉप 10 ऑलवेज, राइट। पीपीपी में देखो हम 3 में है, नॉमिनल जीडीपी में देखो तो 9 या कुछ ऐसा में है ना, तो उसमें टॉप 10 में है। इनोवेशन में वी आर इनटू 50, तो इट्स नॉट कोरिलेटेड। तो जीडीपी हाई है और इनोवेशन में कम है। ओके, थैंक यू। ये अपना जीडीपी में केस कौन सा है? फिफ्थ है ना आई थिंक। हाँ वो 5-6 ऐसा हो रहा था ना, देखा है मेरे के साथ GII seeks to assist economies in evaluating their innovation performance. GII is co-published by Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization WIPO, a specialized agency of UN. INSEAD का full form क्या है? आई थिंक ये कोई इंस्टीट्यूशन है, तो इतना हमें इम्पोर्टेंट नहीं, बस ऐसे एनसीडी याद रखो। Okay. Cornell, INSEAD, and WIPO. GII has two sub-indices: the Innovation Input Subindex and the Innovation Output Subindex, and 7 pillars. Two sub-indices है GII के, Innovation Input Subindex and Innovation Output Subindex, ठीक है, और 7 pillars है। The Innovation Input Subindex has 5 pillars: institutions, human capital and research, infrastructure, market sophistication, business sophistication. The innovation तो output sub इसमें देखते जाओ कि ह्यूमन कैपिटल में भी वी आर नॉट सो गुड, रिसर्च में भी, आई मीन जस्ट कोरिलेटिंग ना, रैंक कैसे हमारा आ रहा है, राइट। तो ऐसा यू कैन कोरिलेट। the innovation output subindex has 2 pillars: knowledge and technology outputs and creative outputs. तो ये सब मिला के इनपुट सब इंडेक्स में 5 और इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स में 2, तो टोटल 7 हुए। तो ये 7 पिलर्स हैं। ऊपर क्या था? वही सारी चीजें मेंशन है डायग्राम के ऊपर है।
ठीक है. How does India perform on innovation? India entered the top 50 innovating countries for the first time since the inception of GII in 2007 by improving its rank from 81 in 2015 to 48 in 2020. India ranks first in Central and South Asia and third amongst lower middle income group economies. ठीक है. सेंट्रल एंड साउथ एशिया में फर्स्ट एंड लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में थर्ड है. पहला चाइना मतलब पहले दूसरे में चाइना होगा और दूसरा कौन सा हो सकता है? नहीं ओरिजिनल सर्वे में क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग है. लोअर मिडिल इनकम में नहीं आता चाइना. चाइना इज अपर मिडिल इनकम. ओके, तो लोअर मिडिल इनकम में वियतनाम फर्स्ट है, सेकंड यूक्रेन है और थर्ड इंडिया है. तो वही है. इंडिया इज रैंक second lowest after Brazil on innovation outputs and innovation inputs amongst top 10 economies. Second lowest. India is a positive outlier on most pillars and sub-pillars of the GII with respect to its level of development. This status of positive outlier can't be attributed to its population as there is no clear pattern of correlation between innovation performance and population. गेस करो चाइना का रैंक कितना होगा इसमें? Under 20? हाँ, आई थिंक 14 या 15 ऐसा है, टॉप में है वो. However, India is a negative outlier in terms of its GDP. That is, India seems to be underperforming in innovation with respect to size of its GDP, जो विजय ने बताया. ऊपर बोला कि सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. एक पैटेंट का एक हुआ था ना सर्वे, तो उसके अंतर्गत फॉर द फर्स्ट टाइम यूएसए लीड कर रहा था, तो उसको अभी चाइना अभी उस जगह पे है. करेक्ट. IPR इश्यूज है ना, तो उसके अंतर्गत हर साल अमेरिका फर्स्ट प्लेस में रहता है, पर इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम चाइना हैज टेकन द प्लेस. Scope for improvement. India performed below expectation in primary and secondary education sub-pillar under human capital and research, mainly because of India's poor performance in pupil-teacher ratio in secondary education. ये pupil-teacher ratio हमने उस दिन देखा था ना, 2 दिन पहले शायद. हाँ, वो प्राइमरी एजुकेशन में कोई इसने बोल रहा था 30:1 कुछ इस तरह, पता नहीं 32 था ना कुछ. करेक्ट. अच्छा. India's poor performance in knowledge workers sub-pillar under business sophistication can be mainly attributed to its fewer females employed with advanced degrees. तो एजुकेशन को लेके ह्यूमन कैपिटल इसलिए हम लोग उसमें लो परफॉर्म कर रहे हैं, और क्या बिजनेस सोफिस्टिकेशन नहीं है. पुअर परफॉर्मेंस है. नॉलेज वर्कर स्किल्ड वर्कर मतलब नहीं है, यही बोल रहा है ना. करेक्ट. वो राइट वाला ग्राफ देख लो एक बार, क्या है वो. तो इंडिया रिस्पेक्ट टू रैंक. हाँ, रैंक दिया हुआ है. तो हम लो है. हाँ, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा. आईटी क्या है? इटली. यूएस. ठीक है. Research and development expenditure in India. Although India's gross domestic expenditure on research and development (GERD) is in line with expectation for its level of development, there is much scope for improvement. Other top 10 economies such as USA, China, Japan, Germany, and France have higher than expected GERD.
for their level of development. हमारा कितना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर कितना जाता है जीडीपी के ये में? हाँ, नीचे दिया है ना 0.65. 0.6, बहुत ही कम। यहाँ पे किसी ने अगर पढ़ा होगा तो अभी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है ना, जैसे हम लोगों का क्या होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च पेपर जो होते हैं फॉरेन कंट्रीज के वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो बहुत पैसा लगता है। तो सरकार ने एक स्कीम लाया था ना बीच में, किसी को याद है क्या? मतलब एक ही नेशनल साइंस पॉलिसी के अंतर्गत उसमें एक ही अकाउंट होगा और उसमें सब एक्सेस हो पाएंगे। किसी को हाँ, पीटी में पढ़ा था। ठीक है, बस स्कीम मिले तो डाल देना यार। Other top 10 ये पढ़ लिया। Globally, there is a positive correlation between the level of development and GERD as percent of GDP and business sector's participation in total GERD, while government sector's participation in GERD is negatively correlated with development. तो पॉजिटिव है लेवल ऑफ बिजनेस सेक्टर्स पार्टिसिपेशन, और फिर लेकिन गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर्स पार्टिसिपेशन इन इनोवेशन वो जर्ड में कम है। हाँ, वो ग्लोबली बोल रहा है ना, ग्लोबली सोचो, right? हाँ। Globally, there is a positive correlation between level of development and GDP and business. See, एक पॉइंट बोल देता है यहाँ पर, globally if you see ना, जो R&D में इन्वेस्ट करते हैं that is private, if you see, but इंडिया के केस में रिवर्स है, गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट कर रहा है R&D में, राइट? तो if you see एप्पल का उसका एक लैब्स है, वो बेल लैब्स से कुछ बोलते हैं ना, तो they have all their own labs to do R&D etc. बट यहाँ पर पूरा गवर्नमेंट का ही लैब्स है, तो दिस इज द डिफरेंस ग्लोबल और इंडिया में। करेक्ट। मतलब उसमें आई थिंक इस टर्म्स में सोच सकते हैं कि जैसा स्पाइडरमैन में होता है ना, जो वो लिजर्ड बन जाता है, तो उसके ऊपर प्राइवेट हुई होती है वो फर्म, तो उसके ऊपर आउटपुट निकालने का एक प्रेशर होता है। अब सरकारी होता है, तनख्वाह फिक्स है, तो उनको मतलब नहीं है इतना प्रोडक्टिव होने का, बट जब प्राइवेट होता है तो आपके ऊपर प्रेशर होता है कि आप प्रोडक्टिव हो, आपको रिजल्ट देना पड़ता है। तो आई थिंक डिफेंस सेक्टर में इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि इंडिया ने अब तक अपना एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बना पाया है, तो उस सेंस में हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। India's GERD at 0.65% of GDP is much lower than that of the top 10 economies, 1.5 to 3% of GDP. बाकी इकोनॉमीज में टॉप 10 जो इकोनॉमीज में है 1.5 to 3% of GDP है, primarily because of the disproportionately lower contribution from the business sector. Also in India, government contributes 56% of GERD, while this proportion is less than 20% in each of the 10 economies. हाँ, तो ये वही पॉइंट था, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर इंडिया के केस में, बट इन ऑल द टॉप 10 इकोनॉमीज वो है प्राइवेट। Business sector in India contributes much less to GERD, about 37%, when compared to business in each of the top 10 economies, 68% on average. Indian government sector contributes the highest share of total research and development personnel, 36%, and researchers, 23%, among the top 10 economies, 9% on average. ये सारे डेटास अच्छे हैं मेंस के लिए। Indian business sector's contribution to the total research and development personnel, 30%, and researchers, 34%, in the country is the second lowest among the top 10 economies, over 50% on average. बिजनेस सेक्टर में भी कम है इंडिया का, गवर्नमेंट सेक्टर का भी कम है। नहीं, ये रिसर्च पर्सन के टर्म में बात कर रहे हैं। जो रिसर्च करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उसमें भी मेजर प्रोपोर्शन इंडियन जो गवर्नमेंट है वो कंट्रीब्यूट करते हैं रादर देन प्राइवेट। प्राइवेट, अच्छा, हाँ।
एक बार ये डायग्राम पढ़, सॉरी बॉक्स पढ़। Research and development activities in India. India is a highly attractive R&D destination on account of the opportunities offered for outsourcing, highly skilled labor force, low-cost labor, and R&D activities. This has led to large scale of shoring from US firms, especially in the IT industry, and that companies such as IBM, Intel, and GE conduct cutting edge research and development in India. GE क्या है? जनरल इलेक्ट्रिक। General Electric. The economic growth and increasing income levels in India have made the Indian market attractive, and local R&D activities have been on the rise, particularly in the automotive market. Also, India has had generous tax incentive structure to boost R&D in the country as compared to several other top 10 economies. तो I ये think ये आपने पढ़ा होगा शायद, 28 फरवरी के आर्टिकल है, ठीक है, उसमें आता है 5th साइंस पॉलिसी, ठीक है, 2021। तो इसके अंतर्गत वो जो स्कीम्स आप बता रहे थे उसका नाम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है, गिव ऑल साइंटिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एक्सेस टू टॉप जर्नल्स थ्रू ए सेंट्रल सब्सक्रिप्शन, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। ओके बॉक्स तो समझ आ गया होगा। Total number of patents filed in India has risen steeply since 1999, mainly on account of increase in patent applications filed by non-residents. Unlike India, Brazil and Canada, other top 10 economies have a higher share of patent applications by residents than non-residents. इसमें हमने पढ़ा था ना, चाइना का बहुत ज्यादा था, कितने 1000 on yearly basis, 14 या 15,000 कितना? 2019 में था 58,000 और यूएस का था 57,000। पेटेंट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, इसको जो अथॉरिटी है उसका नाम है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। Indian residents contribute only 36% of patents filed in India as compared to 62% on average in the top 10 economies. Unlike patents, the total number of trademark applications filed in India has risen steeply since 1999, mainly on account of increase in trademark applications filed by residents. तो आई थिंक ऊपर पेटेंट्स में हमने देखा था, मेनली इट इज रीजन बिकॉज ऑफ नॉन रेजिडेंट के जो एप्लीकेशन उनकी वजह से, और यहाँ पे ट्रेडमार्क्स में इट इज राइज बिकॉज ऑफ द ट्रेडमार्क्स फाइल्ड बाय द रेजिडेंट, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस है। नंबर ऑफ डेज वैलिडिटी बता दो एक बार, पेटेंट ट्रेडमार्क। पेटेंट का 20 इयर्स, ट्रेडमार्क के तो ऐसे कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है, तो चलता ही रहता है, कंपनी का होता है ना, क्योंकि वो फर्म का, तो वो चीज़ है। और कॉपीराइट का आई थिंक कितना है, 60 इयर्स है क्या कॉपीराइट? मैं भूल गई, किसी को याद है क्या? याद नहीं है। देखिए गूगल में तो 60 इयर्स दिखा रहा है। 60 years. 60 इयर्स, और उसके बाद आई थिंक 3 हो जाता है। GI का 10 years, 12 years. जी हमने पढ़ा ना वो बुक में, परपेचुअल राइट है वो, लाइफ टाइम ऐसा कुछ। वो रिन्यू नहीं कराना पड़ता है? नहीं। स्वरूप जी ने आइडिया यूज किया ना। हाँ, अच्छा वो हमने स्टोरी में पढ़ा। Is Indian innovation affected by access to finance? India and Brazil rank much
below expectations for the level of equity as well as debt market development in the overall GII, innovation outputs and innovation inputs among the top 10 largest economies. ब्राजील का कितना आता है, मतलब जीडीपी देखा जाए तो कौन से रैंक पे? टॉप 10 में होगा, Given that most of these large economies are more innovative than India, and equity market development facilitates greater high technology innovation. This potentially indicates that innovation in India needs to become more high-tech intensive. एक है, याद रख लीजिएगा, इंडिया का इंडेक्स स्कोर है 0.7, ठीक है, पैटर्न में, और जो आइडियल स्कोर होता है वो 1.0 है, ठीक है। और पब्लिकेशन जो है पेटेंट के वो उसको बहुत कम ही साइट किया जाता है। इंडिया के रिसर्च पेपर्स बढ़ रहे हैं लेकिन उनका साइटेशन रेट कम है, मतलब साइटेशन मीनिंग कि उस रिसर्च पेपर को किसी ने और ने एज अ रेफरेंस यूज किया कि नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि या तो इंडिया के जो रिसर्च पेपर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ कॉपी वगैरह वो कर लेते हैं, तो इतना वो यूजफुल रहता नहीं है लोगों को। नहीं, और एक भी रीज़न है कि जो ट्रेंडिंग है, मतलब जो अभी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, उस पर हमारे बहुत कम सब्जेक्ट्स पे है, मतलब से आप देखो एआई और मशीन लर्निंग ये बहुत साल पहले से आ चुका है, पर अभी इंडिया में इसका फीवर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो हम बहुत काफ़ी पीछे यहाँ पे रिसर्च पेपर छापा है क्या? नहीं, बहुत लो है ना, वही वी आर टेक्नोलॉजी के एक्सेप्टेंस में वी आर वेरी लो, वी एक्सेप्ट लेट टेक्नोलॉजी को। तो जो भी अब तुम बोल रहे थे ना कि एआई मशीन लर्निंग, तो वी आर वेरी लेट इन ग्रास्पिंग दैट टेक्नोलॉजी। दिक्कत क्या है कि हम वही, मतलब हमारा क्या है, हम लॉस में, घाटे में नहीं जाना चाहते। मतलब रिसर्च इज लाइक आपको प्रॉफिट हो सकता है या फिर बेमिसाल प्रॉफिट, या फिर पूरा गिर जाओगे, मतलब देर इज नो श्योरिटी। तो वही दिक्कत है बस, एक मेंटेलिटी हो गया कि नहीं, जहाँ पे श्योरिटी है वहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही है, नहीं है, वही है। बॉक्स पढ़ दो। Non-resident Indians and innovation. Around 6% of US resident inventors listed at the European Patent Office in 2009 had an Indian name and surname. अभी हमने देखा ना, नॉन रेसिडेंट इंडियंस ज्यादा होते हैं पेटेंट में। Large scale out migration of skilled workforce and students from India is not necessarily bad news for India's innovation aspirations. This could potentially result in return of higher skilled workforce in future, अगर वो वापस आए तो। However, this would require an enabling environment that facilitates re-entry into the Indian job market and high-tech research opportunities. Correct. एक एग्जांपल रघुराम राजन हो सकते हैं। हाँ, टैलेंट होने के बावजूद भी वो यहाँ पे इंडिया में इसलिए नहीं रुक सकते क्योंकि ना तो इतनी सैलरी हम उनको दे सकते हैं और ना उनके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में, तो इसलिए वो यूजली बाहर ही प्रेफर करते हैं। तो अगर ऐसा पूल वापस आए तो उसके लिए एक ही चीज कर सकता है इंडिया, कि उनके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया जाए, कि अच्छी सैलरी हो, अच्छा रिसर्च के लिए उन्हें पैसा मिले, वो एक आइडिया हो सकता है। हाँ, मेनली दे टेल इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस अगर है, फ्रीडम, तो दे आर विलिंग टू कम एंड वर्क, बट वो नहीं है, इंटरफेरेंस बहुत है। इंटरफेरेंस भी है, कैश क्रंच भी है, मतलब उतना सफिशिएंट अमाउंट में हम पैसा भी नहीं दे सकते उनको जितना बाहर की कंट्रीज दे सकती हैं। Policy implications. India is able to effectively translate investments in innovation inputs to produce a higher level of innovation outputs. This implies that India stands to gain more from its investment into innovation than many other countries. This requires boosting
jerked from 0.7% of GDP currently to at least the average level of jerked in other top 10 economies of over 2%. It also involves significantly scaling up R&D personnel and researchers in the country, especially in the private sector. India's business sector needs to significantly ramp up its jerk to a level commensurate to India's status as the fifth largest economy in GDP current US dollar. India should focus on improving its performance on institutions and business sophistication, since higher performance on these dimensions seem to consistently suggest higher innovation outputs performance. तो उसमें बोला गया है कि ये सुधार करने से जो क्या कहते हैं हमारा इनोवेशन सुधर जाएगा, इम्पैक्ट जीडीपी पे। हाँ, जीडीपी वो जर्ड का जीडीपी रेशियो जो है वो बढ़ाना चाहिए, 0.7 है जो फिलहाल, उसे ओवर 2% करना चाहिए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर्स को ज्यादा क्या कहते हैं इन्वॉल्व होना है, पार्टिसिपेट करना है। और फिर भाई जर्ड का सर्वे में क्या है ना, एक बॉक्स दिया है, ओके, तो मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है, मतलब टू अंडरस्टैंड कि चाइना ने क्या किया, उन्होंने एनालाइज किया, ओके। तो ग्रुप में आ जाओ, वो फोटो डाला है मैंने, एक बार वो फोटो पढ़ देंगे, व्हाट चाइना डिड। If you see 2006 में ही ना चाइना इनिशिएटेड अ 15-year मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान। तो 2006 में ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया, MLP बोलते हैं इसको, MLP फॉर डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो MLP कॉल्ड फॉर चाइना नो टू बिकम अ इनोवेशन ओरिएंटेड सोसाइटी। जो उसका रिजल्ट अभी दिख रहा है हमको, राइट। तो शाश्वत बोल रहा था कि पेटेंट वो क्रॉस कर दिया यूएस को, सो मतलब बहुत लॉन्ग से उसका प्लान चल रहा था इनोवेशन ओरिएंटेड सोसाइटी क्रिएट करने का बाय 2022, करेक्ट, एग्जैक्टली वही हुआ है, एंड बिकम अ वर्ल्ड लीडर इन SNT बाय 2050। तो इट कमिटेड चाइना टू डेवलप कैपेबिलिटीज फॉर इंडिजिनस इनोवेशन। तो यही है, इंडिजिनस इनोवेशन करना, बिकॉज इफ यू सी चाइना का इनोवेशन जो भी चल रहा था वो बाहर से उठा के रिवर्स इंजीनियरिंग करके चल रहा था, बट दे फोकस्ड फ्रॉम 2006 इंडिजिनस इनोवेशन करने का, एंड टू लीप फ्रॉग इनटू लीडिंग पोजीशन इन न्यू साइंस बेस्ड इंडस्ट्रीज बाय द एंड ऑफ दिस प्लान। तो अभी 2020 में शायद अचीव कर लिया उन्होंने। तो MLP of China used R&D as an important instrument for development of SNT। तो उसमें क्या क्या 15 years का प्लान था, 2006 to 2020 गोल्स था, चाइना टू बिकम इनोवेशन ओरिएंटेड सोसाइटी, वर्ल्ड लीडर बाय 2050, इंडिजिनस इनोवेशन। तो इंडिजिनस इनोवेशन वही की वर्ड है, राइट। एंड देन टारगेट्स उनका था कि जो हमारा परसेंटेज ऑफ GDP R&D का फ्रॉम 1.35 to 2.5 करने का। तो हमारे तो 0.65 है। तो रेज्ड कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल एडवांस टू मेक टू मोर देन 60%। तो ये, एंड देन लिमिट डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी, हाँ सेम वो, एंड नो मोर देन 30%। तो लिमिट करना इंपोर्टेड डिपेंडेंस। चाइना टू बिकम वन ऑफ द टॉप 5 countries in the world in number of invention patents granted to Chinese citizens। I think top 5 ही है शायद अभी, पता नहीं। Chinese authored scientific papers to become among the world's most cited। तो ये हमारा गवर्नमेंट इसको स्टडी कर रहा है। और अभी भी एक था ना कि उसने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लिया है, करने का है। करेक्ट, हाँ, कर लिया। तो वही है ना, जब 21st सेंचुरी में टेक वॉर्स इसलिए बोलते हैं, राइट। ब्लॉक 3 करना है। सोलो ग्रोथ मॉडल है। सोलो ग्रोथ मॉडल is an exogenous model of economic growth that analyzes changes in the level of output in an economy over time as a result of changes in the population। सोलो ग्रोथ मॉडल मतलब पॉपुलेशन और आउटपुट ऑफ इकोनॉमी को रिलेट करता है। Gross domestic expenditure on R&D
It is defined as the total expenditure, current and capital, on R&D carried out by all resident companies, research institutes, university and government laboratories, etc. in a country. It includes R&D funded from abroad but excludes domestic funds for R&D performed outside the domestic economy. मतलब इंडिया में रिसर्च हो रही है तो चाहे बाहर से पैसा आ रहा है वो भी इंक्लूडेड होगा, बट अगर कोई रिसर्च बाहर हो रही है वहां से और उसमें इंडिया से पैसा जा रहा है तो वो जर्ड में इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, वही जीडीपी वाला एग्जांपल है कि टेरिटरी में जो हो रहा है उसी को इंक्लूड करें, टेरिटरी के बाहर जो हो रहा है उसको इंक्लूड नहीं करें। आई थिंक ये तो समरी है इसको। जैसे आप देखो ना वो जो वैक्सीन है, ठीक है, सीरम बना रहा था तो उसका शायद रिसर्च बाहर हुआ था और इंडिया में बस प्रोडक्शन होता है। करेक्ट, इसलिए ना हम वी गिव क्रेडिट टू कोवैक्सीन, वो भारत बायोटेक इंडिया का बना है ना, इसलिए इंडिजिनस के लिए। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो GII इज पब्लिश्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ये तो ऐसे ही बता दो बिना आंसर। WIPO, correct. The next is, for the first time in 2020, India entered the top 50 innovating countries since the inception of Global Innovation Index. ये सही है क्या? सही है ना? गलत है। फर्स्ट टाइम 19 में भी तो आए हैं। नहीं 2020 में फर्स्ट टाइम ब्रेक थ्रू। 2020 में फर्स्ट टाइम ब्रेक थ्रू। 20 में ऊपर में 2020 ही दिया हुआ था। हाँ 2020 है, 48 आया ना इस बार। हाँ ओके, संजय नहीं है। Currently, India is ranked at lowest on innovation output and innovation input among top 10 economies. ये नहीं है ना? Lowest तो नहीं है शायद। हाँ लोएस्ट ही होगा ना। सेकंड लोएस्ट। ओ सेकंड लोएस्ट ऐसा बोल रहे थे, ओके मे बी, बट लोएस्ट में भी ये लोएस्ट में ही आएगा ना? हाँ Among top 10 economies पूछा है। कुछ हेलो शक्तिमान कह रहा है ब्राजील है। तो ब्राजील लोएस्ट है, हम सेकंड लोएस्ट, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। ये वो वाला है ना, लोअर इनकम वाला, अपर में चाइना आता है। हाँ नहीं, ये ओवरऑल कंपेयर कर रहा है टॉप 10 इकोनॉमीज में से। अच्छा ठीक है, हम लोएस्ट ही हैं। तो देख लेंगे आंसर में। इंडिया इंडिया रैंक रैंक फर्स्ट हाँ। इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया। करेक्ट, ये सही है, बिकॉज ये सेंट्रल एंड साउथ एशिया में ना जो कॉम्पिटिटर्स है हमारे लिए वो ऑल बकवास कंट्रीज है। इसी कजाकिस्तान, ईरान है उसमें, तो उसमें से हम फर्स्ट रैंक है। यूक्रेन भी आ गया। आंसर सी है। हाँ यूक्रेन से थोड़ा हम कम है, वो रैंक थोड़ा वही है। 1 and 3 मतलब सेकंड गलत है। तो वही होगा ना, ब्राजील इज फर्स्ट, वी आर सेकंड लोएस्ट, है ना? ओके। With reference to the research and development expenditure in India, India's gross domestic expenditure on research and development is at 3% of GDP. गलत है। गलत है ना? हाँ 0.65 देखा ना अभी। वो ओवर 2% करने को कहा गया है। On more than half of the gross domestic expenditure on research and development in India is contributed by government. More than half होता है। मोर देन हाफ। हाँ ये करेक्ट, तो गलत। गवर्नमेंट का ही है ना। कितने 60% था आई थिंक। 68 था करेक्ट, 60 कुछ था। और वहाँ पे 32। Business sector in India contributes less than government to gross domestic expenditure on research and development. ट्रीटमेंट टू से ही रिलेटेड। सही है। सही है, ग्लोबली उल्टा है। प्राइवेट सेक्टर टॉप 10 में ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। हाँ तो 2 and 3। नेक्स्ट है, which of the following factor are responsible to make India an attractive destination for R&D activities?
skilled and low-cost labor, increasing income levels, generous tax incentive structure. ये तो हमने comment section में ही discuss कर लिया. करेक्ट, सही है. Next है, with reference to R&D, consider Indian government sector contributes less than 50 of total R&D personnel. गलत. कितना है? हाँ? I think 60s में था ये भी. अच्छा. Total number of patents filed in India have decreased steeply since 1999. उल्टा है. गलत. Increase हुआ. D. Alright. ठीक है, तो हो गया आज का अपना ये चैप्टर 8. ये इकोनॉमिक्स चल रहा है, कितना दिन लगेगा? 20 दिन. 12 दिन और. अब 12 दिन लगना चाहिए, बट आई थिंक सेकंड पार्ट का थोड़ा जल्दी हो सकता है. तो ठीक है. और वो वाला PYQ आई तो थिंक आधा हुआ है हमारा तो अभी तक. सही है. ठीक है, ओके, एंड करते हैं. Okay. Bye. Thank you. Bye bye. Thank you.